नमस्कार। क्या? मैं रानी सुमिता अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी के मध्य प्रदेश इकाई की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन और सभी सभी शक्तियों को नमन करते हुए मंच को नमन करती हूँ और आप सभी जो इस कार्यक्रम में बीमार गड़बड़ भागीदारी करेगा। दे रहे हैं, बीमार बहुत होता है। साथ ही हमारे सभी दर्शकगण नहीं, बीमार बहुत रहता है ये जो साल से। आप सभी हमारे साथ उपस्थित हैं, आप सभी को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक अनुरोध है कि आप सभी अपने आप को म्यूट पे डाल लें, तो एक कार्यक्रम सुरुचिपूर्ण तरीके से चल पाएगा। और आज हम इस मंच पे युगांतर कहानी संग्रह पर परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी यहाँ जुटे हैं। इस कहानी संग्रह के लेखक हैं आदरणीय मुजफ्फर इकबाल सिद्दीकी जी। उनके लिखे इस संग्रह पर आज हमसे बातचीत करेंगे, समीक्षाएं देखेंगे और कार्यक्रम के के समीक्षा के आगे हम फिर उनकी मुजफ्फर जी की लेखकीय यात्रा के विषय में भी जानेंगे, जो मुझे लगता है काफी रोचक होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी किताब है, कहानी कहानी संग्रह है। हमारे साथ हमारी दो विदुषी समीक्षक उपस्थित हैं, आदरणीय नीलिमा रंजन जी और आदरणीय विनीता राहुरीकर जी। हमारे साथ हैं वामा की राष्ट्रीय निदेशक आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी और वामा के संस्थापक और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार जी। मैं इसके साथ आप सभी आदरणीय अतिथियों का स्वागत करती हूँ। इसके साथ आप सभी जो हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे पाठकगण, हमारे दर्शकगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जनों को, सभी उपस्थित जनों को मेरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम। वामा अकादमी धीरे धीरे अपने स्वभाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बता दूं कि इसका इस समय पूरे विश्व में 81 क्षेत्र हैं जिनमें वामा अकादमी के कार्यक्रम होते रहते हैं। इनमें से 41 भारत में हैं और 40 विदेशों में। सेंट्रल इंडिया के होलसेल अथॉरिटी हैं। सबसे पहले ये बता देना जरूरी है कि वामा अकादमी शॉर्ट में अगर हम बोलते हैं तो वामा अकादमी महिलाओं द्वारा संचालित संस्था है। इसमें किसी भी पुरुष का कोई पद नहीं है और वैसे सारे कार्यक्रमों में महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, प्रतिभागिता रहती है सबके। लेकिन जहाँ तक इकाई अध्यक्ष हैं वो सारी महिलाएं हैं। मेरा विचार था कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने ये संस्था इसकी बनाई कि महिलाएं ही इसका संचालन करती हैं।
महीने में कम से कम एक प्रोग्राम इस संस्था के इकाइयों द्वारा किया जाता है, जो पुस्तक के विमोचन से लेकर पुस्तक की परिचर्चा, उसकी आलोचना, अनुशीलन, साक्षात्कार जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। ये सारा सारा कार्यक्रम हिंदी में होता है। वामा अकादमी ने अब इस हाल ही में इंडिया नेटिव स्कूल के नाम से एक वेबसाइट तैयार की है, जिसमें इंग्लिश अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी सीखने की पूरी व्यवस्था की गई। और शायद धीरे धीरे हम हिंदी की दुनिया में आगे बढ़ेंगे और हिंदी को एक मजबूत विश्व भाषा बनाएंगे। आप लोगों को बहुत 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 बधाई, विशेषकर मुजफ्फर अली सिद्दीकी साहब को बहुत बहुत बधाई युगांतर के लिए। मैं कामना करूँगा कि उनके लेख की यात्रा में ये युगांतर साबित हो, क्योंकि से जुड़ती है। इसमें कोरोना के समय वो किस तरह से अपने जीवन की परवाह न करके मजदूरों के लिए वो लोग काम करते हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, इतना संवेदना के साथ। और एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पवित्र एक आत्मीय रिश्ता रहता है, एक दोस्ती रहती है। और किस तरह से पति के शक की वजह से एक अच्छा, न सिर्फ एक अच्छा रिश्ता, न सिर्फ एक अच्छी दोस्ती, बल्कि एक परिवार भी किस तरह से बिखरता है, या एक स्त्री की संवेदना कैसी कितनी आहत होती है कि वो जीवन भर की उसकी निष्ठा भुला दी गई है। और फिर वो एक सिर्फ एक बेवजह के, वो भी एक बिल्कुल बेवजह के शक की वजह से उसका जो मित्रता भी है, एक आत्मीय मित्रता है, एक सुलझा हुआ अच्छा रिश्ता है, उसको एक शक कैसे बर्बाद कर देता है। इसको कहानी में बहुत ही अच्छे से बनावट किया है। कहानी के कथानक में दो मूल कथ्य हैं। एक है भावना का जो एक संवेदनशील रूप है, जब वो समाज सेवा करने निकलती, तो इसमें हम कोरोना काल की जो परेशानियां हैं, जो मजदूरों ने परेशानियां झेली थी, उसकी एक झलक हम पाते हैं। और किस तरह से संस्थाओं के माध्यम से कुछ लोगों ने, भावना और चिराग जैसे लोगों ने उनकी कैसी मदद की, किस तरह से मदद की, इसका बहुत अच्छी तरह से कहानी में मुजफ्फर जी ने बुना है। और फिर जो व्यक्तिगत जीवन है, वो इसके बाद किस तरह से उनकी एक बहुत ही सच्ची मित्रता होती है, और एक शक किस तरह से इसको, इन सब परिस्थितियों को और एक जीवन को किस तरह से आहत करता है, वो भी पूरी संवेदना के साथ में इस कहानी में उभर कर आया है। उसके बाद पांचवी कहानी है तुम मेरी हो। इसमें लेखक का अपने उम्र के साथ, अपने जीवन के साथ, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी उम्र के साथ एक संवाद है। शुरू से लेके आखिर तक उम्र उसे किस तरह से साथ देती आई है, जिंदगी उसे किस तरह से साथ देती आई है, जिंदगी ने किन किन परेशानियों से होकर जिंदगी गुजरी है, और जिंदगी ने इन परेशानियों में किस तरह से व्यक्ति का साथ दिया है। इसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहानी में बुना है। और ये अपने जीवन से संवाद है। और मुझे लगता है मुजफ्फर जी का दार्शनिकता में, फिलोसफी में भी उनकी बहुत अच्छी स्टडी है। हमें उनकी कहानियों, लगभग सभी कहानियों में इस दार्शनिकता के का उनका दर्शन होता है। और इस कहानी में भी उनकी जो जीवन की फिलोसॉफी है वो हमें दिखाई देती है। बहुत अच्छी कहानी है ये। एक परत दर परत एक जीवन के साथ एक जो संवाद है अपनी कठिनाइयों में, और उसके बाद में भी जीवन लेखक ने अपनी उम्र का कहिए, जिंदगी का कहिए, किस तरह से उसका शुक्रिया अदा किया है कि अगर कठिनाइयां रहीं तो जिंदगी ने उन्हें उपहार भी बहुत सारे दिए हैं। ये भी एक पढ़ने में बहुत रुचिकर है। छठवीं कहानी है हवेली की व्यथा। हम एक, कोई इमारत होती है या कोई खासियत होती है हर शहर की, जो उसकी एक पहचान बनती है। इसी तरह से ये जो एक मशहूर हवेली है, जो किसी जमाने में लोगों से गुलजार रहती थी और शहर की पहचान थी, शहर की गलियों की, या शहर का एक जो कहते हैं
एक ऐसा बिंदु थी या ऐसी जगह थी कि जहां से होकर तमाम पते लोग याद रखते हैं कि हाँ, हवेली से इस तरफ या हवेली से उस तरफ, पुरानी हवेली से इस ओर को जाकर। तो एक वो शहर का एक वो कहते हैं ना, एक मूल स्तंभ होती है कोई इमारत, या वो कि उसके इर्द गिर्द सारे पते जो है वो पहचाने जाते हैं। तो इसी तरह से इस शहर की एक हवेली थी जो शहर की पहचान थी। लेकिन वक्त ऐसा बेरहम होता है कि जो धीरे धीरे कोई कितना भी मजबूत हो, चाहे इंसान है, चाहे नाम है, चाहे इमारत है, कोई बुलंद इमारत भी है, तो अपनी गोद में सबको वो समेट लेता है। वो किसी को भी अपने वक्त के सिवा कोई भी स्थायी नहीं रह पाता। वो सबको वो, अपनी गोद में समेट के नए के लिए जगह बनाता चला जाता है। तो ये जो शहर की पहचान थी वो भी टूट रही है, और जो नौकर है सुबह राती, वो उसकी भावनाएं हैं, और वो सोच रहा है कि उसने उस हवेली का जो एक स्वर्ण काल था, कि जब वहां ईद मनाई जाती थी, किस तरह से चांद दिखता था, किस तरह से सब बच्चों को वहां से ईदी मिलती थी, और किस तरह से एक त्योहार की रौनक रहती थी, किस तरह से वहाँ की जो मालकिन है वो चूड़ियां खरीदने बाजार उस दिन जाती थी। तो इतनी रौनक और इतना जो सारा जो एक स्वर्ण काल जिस हवेली ने देखा है, फिर धीरे धीरे बच्चों के बड़े होने पर सब बच्चे बाहर अगर चले गए हैं तो वो किस तरह से वीरान हो जाती है। फिर किस तरह से एक वीरानी में, क्योंकि हम भी जानते हैं कि वीरानी और अंधेरे में बुराइयां पनपती हैं, तो वो भी हवेली को देखना, वो दिन भी हवेली को देखने पड़ते हैं। और आखिर में जो वारिस है वो उनको पता है हम कभी यहाँ आएंगे नहीं, इसमें रहेंगे नहीं, तो किस तरह से वो बेचकर उस जमीन को समतल किया जाता है, और वो सुबह राती नमकख्वार होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। तो एक बहुत ही, ये भी एक बहुत संवेदनशील कहानी है कि हवेली के माध्यम से इसमें भी एक जीवन का दर्शन है कि जो एक कभी शहर का परिचय रही थी, पहचान रही थी, वक्त के साथ सबकी नियति बदल जाती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हवेली हो। एक दिन वक्त की गोद में सबको सिमट जाना पड़ता है और नए के लिए जगह खाली हो जाती है। कहानी संग्रह की अंतिम कहानी है परावर्तन। इसमें पति पत्नी है, बेटा है। इसमें दिखाया है कि किस तरह से जब समय बदलता है तो हमको भी, इंसान को भी अपनी सोच को बदल लेना पड़ता है, और वही समय के साथ वही चल सकता है जो समय के साथ अपनी सोच को बदल ले। अगर अगर हमारे बच्चे अगर बच्चे किसी से प्यार करने लग जाते हैं, किसी को पसंद करने लग जाते हैं, तो बजाय अपने अहम को आड़े आने देने के कि नहीं इसने ऐसा कैसे कर लिया, जरूरी नहीं है कि उसने जो पसंद किया है वो बुरा ही हो, वो अच्छा भी हो सकता है, उसका घर परिवार अच्छा भी हो सकता है। तो इसमें यही माता पिता के लिए यही सीख है कि अगर बेटे की पसंद संस्कारी है, सभ्य है, उसका परिवार अच्छा है, तो क्या हर्ज है कि उसकी पसंद को हम हाँ में हाँ की मोहर लगा दें। तो इसमें सभी खुश रह सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि बेटे ने खुद अपने लिए या बेटे बेटी ने खुद अपने लिए जीवन साथी को पसंद कर लिया, इसमें माता पिता का अगर अहम आहत होता है, तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो ये एक जो परावर्तन है, तो ये बहुत अच्छी, असल में यही कहानी मुझे लगता है युगांतर जो है कि एक युग में तो इसका नाम युगांतर होना चाहिए था। कि इसमें युग परिवर्तन हम्म। या की एक जो संचेतना है, युग परिवर्तन की संचेतना लेखक ने दी है कि युग के साथ, समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, माता पिता को भी बदलना चाहिए। और संस्कार तो अच्छे दिए हैं, तो अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है कि बेटा भी अच्छे संस्कार वाले को ही पसंद करेगा। ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है। संग्रह की सभी कहानियों की भाषा सहज सरल है, कोई कोई आडंबर या बनावटीपन या बहुत ज्यादा अलंकार या ऐसे कुछ नहीं है, बहुत सहज है, सरल है। और जिस तरह का विषय है उसी तरह का भाषा का इसमें उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया है। और जो विषय है सभी कहानियों के, वो जन सामान्य से या जीवन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे आसपास के, हम जैसा मैंने कहा कि हम, ऐसा लगता है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस के या किसी चिर परिचित के बारे में बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं। संवाद बोलचाल की सरल भाषा में लिखे गए हैं, और जो शब्द चयन है वो पात्रों की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति के अनुसार है।
जहाँ पति पत्नी के संवाद हैं, या जहाँ दोस्तों के बीच के संवाद हैं, या जहाँ हवेली के बारे में, तो उसी तरीके की जो शब्द चयन है वो उसी अनुसार किया गया है। और एक अच्छा है, मतलब ये जो संग्रह है वो पढ़ते समय एक अच्छा आत्मीय कहानी संग्रह, जैसे आत्मीयता का आभास होता है पाठक को, जो बनावटीपन से दूर है और अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। बस एक बात कहना चाहूंगी अंत में, कि कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है, जैसे दार्शनिकता में है या जीवन दर्शन है, तो उसमें बहुत अधिक विस्तार हो गया है। तो इस विस्तार से बचा जा सकता था। कथ्य के विस्तार की वजह से जो है, मतलब कहानी में जो अनावश्यक विस्तार हो गया है, उससे कथ्य कहीं कहीं भटक गया है। तो ऐसा लगता है जैसे एक कहानी में दूसरी कहानी आ गई है, या दूसरी कहानी का कोई टुकड़ा आ गया है, और इसकी वजह से कथानक अनावश्यक रूप से लंबा हो गया है। तो कथानक के विस्तार को कम करके कहानियों में कसावट लाई जा सकती है। शेष कहानियां बहुत अच्छी हैं और सभी कुछ अच्छा है। उनको आदरणीय मुजफ्फर इकबाल सिद्दीकी जी को इस नए संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई, और आने वाले अनेकानेक संग्रहों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया विनीता, बहुत ही अच्छी समीक्षा तुमने एकदम निष्पक्ष बहुत होके अच्छे। की, उसकी जी कमजोरियों और उसकी अच्छाइयों पर प्रकाश डाला। असली समीक्षा यही होती है। बहुत अच्छी समीक्षा जी की, जी, बधाई। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। बहुत आभार आदरणीय विनीता जी। आपकी समीक्षा से हमें कहानियों को समझने में मदद मिली, और ये पाठकों के लिए एक नया वितान खुला, वो कहानियों को किस तरह देखेंगे, किस तरह समझेंगे। इसके साथ ही आपने कहीं कहीं कहानियों में कुछ चीजें छुपा ली, वो भी बड़ा ही सार्थक ये था, ताकि पहल था, ताकि पाठक खुद पढ़े और उनकी उत्सुकता बढ़े और वो कहानी संग्रह ले और उसको विस्तार से जाने। ये बड़ा ही सुखद था आपका। और आपने उनके दार्शनिक स्वभाव की बात की, तो सही है, कहानियों में कई जगह दार्शनिकता झलकती है, जो कई बार बहुत ही अच्छी भी लगती है, क्योंकि जीवन को समझने में मदद मिलती है। इस तरह आपने जो ये समीक्षा की है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और हम अपनी जो दूसरी समीक्षक हैं आदरणीय नीलिमा रंजन जी, इनका हम बहुत स्वागत करते हैं और उनको मंच पे आमंत्रित करते हैं। आपसे हम इस पुस्तक युगांतर पे आपके विचार जानना चाहेंगे। इस आपके उपस्थित होने के पहले मैं आपका एक परिचय सबके सामने रखना चाहूंगी। रायपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है नीलिमा रंजन जी का। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त है, अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक रही हैं। वर्तमान में भोपाल में निवासरत हैं और रचनात्मक लेखन और साहित्य से गहन सरोकार है। आदरणीय नीलिमा रंजन जी का हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में ये लेखन करती हैं। अब तक इनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता संग्रह युग युग शिशुपाल को मध्य प्रदेश लेखिका संघ का वर्ष 2021 का चंद्रावती राघव स्मृति पुरस्कार मिल चुका है। अंगद उवाच को कलम प्रिया जयपुर से कलम सक्सेना स्मृति पुरस्कार मिल चुका है। खंड काव्य नैरंतर्य को अखिल भारतीय कला मंदिर भोपाल से साहित्य कला रत्न अवार्ड प्राप्त हो चुका है। विश्ववाणी हिंदी संस्थान जबलपुर से हिंदी भूषण सम्मान भी 2023-24 के लिए आपको प्राप्त हुआ है। आपकी अनेक अंग्रेजी की भी रचनाएं हैं, जिसमें लॉर्ड कृष्णा स्पीक्स को सन 2023 का गोल्डन बुक अवार्ड प्राप्त हो चुका है। आपने 26 कालजयी कृतियों की पुस्तक समीक्षा आपने बुनी हमने गुनी के तहत प्रकाशित किया है। आपको इंडिया नेट बुक्स से आलोचना साहित्य रत्न सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, आलेख, समीक्षाएं आपके प्रकाशित होती रहती हैं। साझा संकलनों में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं और अनेक पुस्तकों का आपने संपादन भी किया है और अंग्रेजी में अनुवाद किया है। हिंदी उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आपके अनेक किताब का शीघ्र प्रकाशन होने वाला है। मैं आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय नीलिमा रंजन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका सुमित्रा जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय संजीव कुमार जी, मुख्य अतिथि संतोष श्रीवास्तव जी,
कहानी संग्रह युगांतर के कहानीकार मुजफ्फर इकबाल सिद्दीकी जी और मेरे साथी समीक्षक विनीता जी, संचालक समन्वयन करती रानी सुमिता जी एवं साथ मंच पर जुड़े अन्य सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। अब मैं पहले ही इतनी सारी समीक्षा हो चुकी है, संतोष जी ने और विनीता जी ने काफी बातें बोल दी हैं, तो जो बचे हुए बिंदु हैं मैं सोचती हूँ मैं उन्हीं पर आगे बोलूं। तो मैं अपनी समीक्षा प्रारंभ करूंगी। उर्दू, फारसी, अरबी, बुंदेली, हिंदी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के जानकार मुजफ्फर इकबाल सिद्दीकी जी जब लेखन करते हैं तो इन भाषाओं और साहित्य का प्रभाव सहज ही पाठकों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी भाषा में कहीं ना कहीं हमें प्रतीत हो जाता है और कुछ बातें वो और जो लिखते हैं उनमें भी। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर मुजफ्फर जी साहित्य की अनेक विधाओं पर कलम चलाते रहे हैं। आपका लघु कथा संग्रह अम्मा अभी जिंदा है और कहानी संग्रह इंतजार अभी बाकी था और अन्य कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों सम्मानों जैसे कि लघु कथा शोध केंद्र द्वारा लघु कथा श्री राजभाषा विभाग दिल्ली से 31,000 रुपए का राजभाषा कॉर्पोरेट और तुलसी साहित्य अकादमी से तुलसी सम्मान 2024 आदि प्राप्त हो चुके हैं। ये आपने भी बताया है, पर ये कुछ जो मेरे पास था मैंने सोचा पढ़ूं। युगांतर आपका सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह है जिसे उन्होंने स्वयं ही युग बोध की कहानियां कहा है। अपना प्रकाशन लघु कथा शोध केंद्र समिति भोपाल द्वारा प्रकाशित लगभग 100 पृष्ठों या 100 से थोड़ा सा कम के इस संकलन में 7 लंबी कहानियां हैं जिनमें समाज, संस्कृति और काल परिवर्तन की पदचाप के साथ पदछाप भी हमें प्रतिध्वनित होती प्रतीत होती है। जीवन अनुभव व सामाजिक सरोकार को वे वर्षों के अपने पेशे की दक्षता के साथ सारे पेच कस के पाठकों के समक्ष कहानियों के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। हिंदी साहित्य में भी वे जाने माना एक नाम है जो हमें ये याद नहीं दिलाने देता, ये भूल जाते हैं हम कि वे अहिंदी भाषी और अनवरत हिंदी सेवी रहे। गद्य की विभिन्न विधाओं लघु कथा, अफसाने, संस्मरण, कहानी, समीक्षा में सृजन कर ये तथ्य उन्होंने ध्यान में ला दिया है कि एक साहित्य प्रेमी के रूप में अभिव्यक्ति ही आपका मुख्य ध्येय है। यदि हम बात करें उनकी कथाओं की तो अधिकतर जो कथानक हैं और पात्र हैं वो बहुत ही परिचित लगते हैं। ऐसा लगता है कि इसको हमने यहाँ देखा है, इसको हमने वहां देखा है, या ऐसी परिस्थिति उस घर में थी और ऐसी ही आज यहाँ है। ये सारी चीजें हम महसूस करते चलते हैं। पहले हम युगांतर की बात करते हैं, तो चलिए आवरण पृष्ठ से शुरू करते हैं। ये आवरण पृष्ठ है, ये देखिएगा। तो आवरण पृष्ठ में एक प्रकाश से भरी हवेली है, हवेली नुमा इमारत है। पीछे से झांकते कुछ पेड़ हैं जिनमें थोड़ी हरी पत्तियां हैं और ऊपर चल के थोड़ी सूखी पत्तियां हैं और एक छोटी सी अस्पष्ट सी इमारत है। मानो ये सब बदलते समय का प्रतीक है। और युगान तो इस प्रकार जो पृष्ठ है, ये कवर पेज या आवरण पृष्ठ, ये बहुत ही प्रभावी बन पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के कि उन्होंने अपनी जो उनकी जो कहानियां हैं उनका प्रतीक कहीं ना कहीं इसके माध्यम से प्रस्तुत किया है। पुस्तक का प्राकथन वरिष्ठ साहित्यकार संतोष श्रीवास्तव जी ने लिखा है और अभी आप उनका उद्बोधन सुन चुके हैं जिसमें लगभग सभी कहानियों के विषय में उन्होंने एक अटल सत्य और दिया है कि मेरा ऐसा मानना है कि कहानी तभी सार्थक होती है जब वह लोगों की स्मृति में बनी रहे। पुस्तक का परिचय वरिष्ठ कथाकार कांता राय जी ने भी दिया है और लेखक के उनके रचना कर्म के साथ ही गद्य साहित्य पर भी उन्होंने विशद चर्चा की है। वे कहती हैं कि युगांतर कथा साहित्य में एक नवीन दृष्टि से अभिप्रेरित संग्रह है। ये कांता राय जी ने कहा है। अपनी बात लिखते हुए कहानीकार ने भी अपने मन की बात लिख दी है और कहानी के स्रोत की भी बात की है और साहित्य रसिकों के लिए गहरी बातें भी की हैं। उन्होंने लिखा है कि सच बोलने का साहस न विधा देती है और न ही परिस्थितियां।
विधा भी कहती है कि जो खाना तुम परोस रहे हो उसके साथ अचार, पापड़, चटनी भी लाओ, तभी स्वादिष्ट खाना माना जाएगा। और जब थोड़ा सा मीठा हो जाए, तिश्नगी रफा तो जब ही होगी ना। तिश्नगी यानी पिपासा होती है या तीव्र इच्छा होती है, और ये यहाँ पर ज्ञान की पिपासा की बात करते हैं। अब बात करेंगे कहानियों के कथानक की। अब संक्षेप में ही करेंगे, क्योंकि मैं काफी संक्षेप में ही बोलूंगी कहानियों के बारे जी में, जी, क्योंकि हाँ हाँ। संतोष जी ने और विनीता जी ने काफी कुछ बता दिया है। तो मैं अपनी जो मेरा दृष्टिकोण है, मैं बस उसके बारे में बात करूंगी। पहली बात तो यह है कि संग्रह की हर कहानी अलग अलग कथानक पर लिखी गई है। अलग अलग परिवेश के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, और अलग अलग प्रकार की कहानियां लिखी गई। तो कहीं एक रास्ता नहीं आई है, बार बार उसमें कुछ ना कुछ नयापन मिल जाता है। हालांकि वो ही बात मैं दोहराना नहीं चाहूंगी कि दर्शन, बहुत अधिक दर्शन जो होता है वो कहानियों के लिए कई बार उनकी गति में बाधक हो जाता है, जो उनकी लय है उसमें बाधक होता है। पर हाँ, समाज के विभिन्न तबकों को उन्होंने लिया है, मानवीय संवेदनाओं को लिया है, और बदलते समय की साक्षी बने हैं वो, और यथार्थ को शब्दों में बुना है। और ऐसा लगता है कुछ कहानियां तो कि समय की सच्चाई का आईना है, और वो हमें बार बार बहुत तेजी से महसूस हो जाता है। आधुनिक समय के भौतिकवाद और विज्ञान और तकनीकी की अंधी दौड़ के बीच उन्होंने जीवन मूल्यों की अक्षुण्णता की बात भी की है। हालांकि कहीं कहीं वो बात अतिशयोक्ति भी लगती है, लेकिन वो उन्होंने अक्षुण्णता की बात की है कि जीवन मूल्य अभी भी जीवित है, और ये एक ताजा हवा की झकोर जैसी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय और क्षेत्रीय घटनाओं का उन्होंने एक बहुत ही सफल रूपांतरण किया है कहानीकार ने, और समस्याओं का समझदारी से निदान भी दिया है। अधिकतर जो समस्याएं कहानी में ये सब उसके तत्व हैं, तो जो समझदारी से उन्होंने निदान भी दिया है उनका। प्रथम कहानी है जीवन रेखा। जीवन रेखा के बारे में तो समझ ही आ रहा है कि जीवन में आते परिवर्तन के साथ साइकिल से साइकिल तक का एक चक्र है ये। साइकिल से स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, और पुनः साइकिल। ये जब बात होती है तब सचमुच हमें समझ में आता है कि जीवन एक जीवन दर्शन है ये भी, कि जहां से शुरू हुए, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे वाला दर्शन जो है वो सामने आ जाता है। और साथ ही एक चीज और है इसमें बहुत ही सुंदर लगी जो मुझे, कि दाम्पत्य के मधुर क्षण भी हैं इसमें, जहां पर पत्नी किस प्रकार पति को आगे बढ़ने के लिए ये खरीदो वो खरीदो, जैसे एक सामान्य परिवार में होता है, जहां जद्दोजहद करके एक एक पैसे को सोच कर खर्च किया जाता है, तो वो राह सुझाती है और विकास का क्रम चलता रहता है। दूसरी अब मैं कहानी की बात करूंगी युगांतर की। ये 3 पीढ़ियों का कथानक लिए हुए है। संस्कारों की बात भी करते हैं, जो नायक हैं पंडित जी वो संस्कारों की बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि संस्कारों से उन्होंने धोखा खा लिया है, ऐसा नहीं हुआ है बिल्कुल। वो उन संस्कारों के दम पर ही अपना जीवन बिता रहे हैं, पुरखों की विरासत बचाने के और नाते रिश्ते संभालते रहते हैं। उनकी 2 पुत्रियां हैं जो विवाह की उम्र की हैं, तो उनके लिए वो अपने खेत बेच देते हैं। यहाँ गांव में चलती जो राजनीति है और उसका वर्णन भी है, और उसके अलावा जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, उनकी कैसी चालें होती हैं वो सब भी स्पष्ट दिया गया है, और बहुत ही सुंदरता से दिया गया है। कहीं कहीं हाँ थोड़ा अतिरेक हो गया है, किंतु हाँ जो मैसेज वो देना चाहते हैं, जो भी वो उद्देश्य लेकर चले हैं कहानी को, उस कहानी को वो आगे करते हैं। फिर गांव में बसे रहने की सोच, उनको गांव से बाहर नहीं जाना था। एकमात्र इंजीनियर पुत्र था जो बाहर, कहीं गांव से बाहर, जो अपनी नौकरी कर रहा था जीवन यापन के लिए। दूसरा ये था दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल की हो चुकी थी, पर वो गांव से नहीं जाना चाहते थे। अब वो उस गांव में रुकने के लिए जीवन आधार कुछ नहीं था। चलिए पैसे लड़का भेज देगा, उनके पास अपनी पेंशन आती है, लेकिन फिर भी रुकने के लिए, समय बिताने के लिए कोई आधार चाहिए। तो फिर बेटे की कमाई से जो खेत खरीदा वो उनका जीवन आधार बन गया। लेकिन हाँ, समय जो बदलता समय हुआ उससे कचोट भी मिली। उससे कचोट ये मिली कि क्या अब जो लोग गांव में बचे हैं वे केवल गांव की रखवाली करने के लिए हैं? तो गांव से पलायन की जो संस्कृति पूरे भारत में व्याप्त हो रही है, वो संस्कृति
हमें यहाँ उसकी झलक देखने को मिल जाती है। अब कहानी आती है कौन सी, कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा भी बदलते समय की बात है, उसमें समय के साथ मूल्य कैसे बदलते हैं और इंसान कैसे बदलता है, ये है। मुख्य पात्र जो नासिर है उसकी कर्तव्य निष्ठा और स्वभावगत मृदुता ये समझ में आती है, जिसके चलते वो केप टाउन में रहता है अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ, और वो सर्व सुविधा युक्त जीवन को छोड़कर माता पिता के पास आता है कि उनकी देखभाल उनके बुढ़ापे में कर लेंगे। लेकिन वो ये सोचकर आता है कि सब कुछ सरल हो जाएगा, उसकी बेचैनी कम होगी, लेकिन होता क्या है, जीवन सरल नहीं रह पाता। उसकी पत्नी नहीं, पटरी नहीं बिठा पाती, वो चली जाती है, बच्चे कहीं और बाहर पढ़ने चले जाते हैं, और माता पिता, सबसे बड़ा यहाँ पर विडंबना है कि माता पिता उसे स्वीकार नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इतने साल तक दूर रहा बच्चा जब आता है तो ऐसा लगता है कि वो अनजान है, अजनबी है। उसके लिए भी माता पिता अजनबी और वो भी माता पिता के लिए अजनबी सा हो जाता है। और जैसे मान लो कि वापस आना एक चक्रवात सा रहा, जिससे सब कुछ तितर बितर हो गया। वे वापस जाता है, लेकिन पत्नी सानिया के साथ नहीं, दोस्त अजरा के साथ। तो यहाँ पर प्रश्न भी, बहुत सारे प्रश्न छोड़ देती है ये कहानी। और सबसे बड़ी है कि शायद उन्होंने जानबूझकर, मुझे ऐसा लगा कि शायद इस कहानी को उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया कि इसके बारे में कोई लिखे या इसके आगे वो कुछ सोचे, या पाठक पाठक स्वयं इसके बारे में सोच लें कि सही था या गलत था, या क्या हो सकता था या क्या हो गया। इसको उन्होंने बहुत ही, मतलब इस बिंदु पर उन्होंने अधिक बात नहीं की, तो ये मुझे ओपन एंडेड सी लगी। फिर कहानी परिधि की बात। परिधि कहानी आज के युग की सर्वसुलभ सुविधा मोबाइल और सोशल मीडिया से उपजती परेशानियों को, उसकी सुविधाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसकी जो परेशानियां हैं उसको रेखांकित करती है। भावना और चिराग की बात करते हैं। कोरोना काल में साथ साथ समाज सेवा करते हुए जो मित्र बन जाते हैं, लेकिन स्त्री पुरुष की मित्रता पर प्रश्न, पति का संशय, ये पति का शक, और आहत से पत्नी आहत हो गई तो उसकी संवेदना, उसका दुख, उसके कष्ट, और पति के द्वारा किए गए एक तरह से अत्याचार ही कहेंगे कि सामने बिठाकर फोन करवाना और ये सब। तो ये सब जो चीजें हैं, ये भी उन्होंने छोटी छोटी चीजें अपनी कहानी में शामिल की हैं। और स्त्री होने की दूसरी बात यह है कि स्त्री होने की परिधि निर्धारण की बात की, कि क्योंकि वो स्त्री है इसलिए ये नहीं हो पा रहा। तो ये पुनः एक प्रश्न वाली कहानी है, प्रश्न छोड़ जाती है कि क्या स्थिति की सिर्फ परिधि, क्या सिर्फ स्थिति के लिए, स्त्री के लिए है? क्या पुरुषों के लिए कोई परिधि नहीं आकी जानी चाहिए क्या, या नहीं बनाई जानी चाहिए? और अगली कहानी है तुम मिली। ये एक दार्शनिक कहानी है, जीवन के दर्शन से। और वही बात है जो अभी ये विनीता जी ने बोली थी कि इसमें जीवन दर्शन थोड़ा ज्यादा ही कुछ लंबा हो गया है, क्योंकि ये दर्शन की ही बात है, जिसमें कि अंत में ये जीवन की जद्दोजहद में वो पहचान, स्वयं से पहचान करना चाहते हैं। और वो एक बड़ी कोमल सी कथा लगती है कई जगह, कई स्थानों पर जहाँ जीवन दर्शन का परिचय, जीवन दर्शन की बात नहीं हो रही, वहां ये कोमल कथा लगती है। और वो एक प्रश्न करते हैं, तुम मेरी प्रेमिका ही नहीं मेरी उम्र भी तो हो, तुम मेरी प्रेमिका नहीं मेरी उम्र भी तो हो, तो अब बताओ कि आगे के सफर में मेरा साथ दोगी या नहीं। मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद की स्थिति में उम्र कितना साथ देगी, इस विषय में भी चर्चा है। हवेली की व्यथा, ये एक ऐसी कहानी है जो सुनहरे इतिहास की कहानी है, एक ऐतिहासिक पहचान वाली हवेली की कहानी है, समय के बदलाव की कहानी है, और जीवन की कटु सत्य की। हाँ, हृदय स्पर्शी है, मार्मिक है। सबसे बड़ी चीज है कि शहर, ऐसा लगता है शुरुआत में, बिल्कुल प्रारंभ में, कि शहर का नक्शा, पूरा नक्शा उस हवेली से ही पहचान बनती है, पूरे नक्शे की। कि आजू से जाओ तो इधर, बाएं जाओ तो ये मोहल्ला, इधर से जाओ और आगे बढ़ जाओ, सारे मोहल्लों के नाम, ऐसे उससे पहचान सी होने लगती है, एक खाका खिंच जाता है पुरानी हवेली का और उसकी व्यथा का। तो हवेली का मानवीकरण उन्होंने किया है, उनको मानव बना, एक मतलब सोच वाली हवेली, यानी सिर्फ मानव ही नहीं,
जो ऐसे चीजें भी हैं जो जिनमें जिनमें हृदय है या जिनमें जीवन नहीं है, उनमें भी हृदय होता है। इस वाली सोच के बारे में उन्होंने शायद सोचा है। और लेकिन अब आप ये सोचिए कि जब हवेली के नाम से पहचाने वाली गलियों और मोहल्लों का क्या हुआ होगा, जब जेसीबी ने हवेली के मलबे हवेली को मात्र मलबा बना दिया और साथ ही दफन हो गया सुनहरा इतिहास। और बीते समय की खुशियां, नातेदारियां, जो भी चमक, जो चहक, जो बातें, जो शोर शराबा, जो भी था, सब रस्म रिवाज। और अंत में क्या शेष रहा? प्रारब्ध। जो प्रारब्ध में था, हर एक का प्रारब्ध जैसा होता है वैसा ही हवेली का प्रारब्ध हो गया, एक मानव का प्रारब्ध जैसा ही। और अंतिम समय में श्रद्धांजलि मात्र मुर्दों की मिल पाई, क्योंकि कोई घर का व्यक्ति कोई था ही नहीं उस हवेली में, मात्र एक नौकर जो कि जिसके मुंह से ये कहानी कहलवाई गई है। संग्रह की अंतिम कहानी है परावर्तन, बदलते समय का आईना और उससे परावर्तित होती किरणें। बहुत ही सीधी सी सादी सी कहानी है और बहुत अच्छी लगी मुझे ये कहानी, जिसमें एक सादा सरल दाम्पत्य, पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छी समझ और उसे सरल बनाए रखने की समझदारी। सबसे बड़ी बात है कि जीवन को उन्होंने कहीं भी किसी भी मोड़ पे दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की बात को बिना समझे उस पे आपत्ति नहीं की, उसको काटने की कोशिश नहीं की। तो इस समझदारी से बेटे की पसंद को उन्होंने सहज स्वीकार लिया। ये मतलब एक तरह से जीवन को सीधी लीक पर चलाने की कला है, और आज के समय में ये सबसे आवश्यक है। आधुनिक समय में ये जो कला है ये हम सबको सीख देती है कि कहीं भी आप, सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं है, आप किसी भी संबंध में उतना ही जाएं जितना आवश्यक है, और हर एक को अपना जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अवश्य दे। तो ये स्वतंत्रता उन्होंने दी है। कहानियों में बहुत सारी चीजें हैं, और एक तो लीक पर चलने की बात भी अनेक कहानियों में, दोनों सब लगभग सभी कहानियों में एक लीक से हटकर चलने की एक आध कहानी में बात है। दूसरी चीज है कि जो दर्शन की बात हो चुकी है, कई कहानियां थोड़ी मुझे लंबी भी लगी, जो कि कथानक के अनुसार उतनी लंबी नहीं होनी थी ऐसा लगता है। पर सभी कहानियों की भाषा शैली कथानक के एकदम अनुरूप है, और हर कहानी का कथानक सशक्त है, उद्देश्यपूर्ण है। कहानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, तो ये उद्देश्य, इसमें मानव संघर्ष का प्रस्तुतिकरण तो है, लेकिन जीवन की धड़कन और चेतन को भी पोषित किया है। और चेतन जहां होगा वहां उद्देश्य जरूर, चेतना होगी तो उद्देश्य अवश्य आ जाएगा। और विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। और एक और बात, मैं पुरानी जो परावर्तन है उसमें एक बात कहना भूल गई, कि जीवन के संबंधों को, जो आवश्यक संबंध है उनको चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अहम को त्याग दें। अहम को त्यागना ही सबसे बड़ा वो है। आप मतलब बहुत सबसे कठिन कार्य और सबसे सरल कार्य दोनों। और सहज बोलचाल की भाषा है इसे जो बहुत ग्राह्य बनाती है कहानियों को, इसीलिए वो कहानियां आपको थोड़ी थोड़ी, कुछ उसके जो संवाद हैं वो बड़े ही अपने से लगते हैं, ऐसा लगता है हम घर में बैठकर किसी की बातचीत सुन रहे हैं। उर्दू और अंग्रेजी के भी एक आध शब्द कहीं आए हैं, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग इसे स्वीकार्य बनाता है, क्योंकि हम आम तौर पर आजकल बोलचाल की वही भाषा हो गई है। शब्द चयन भी पात्रों के ही अनुसार है। मुजफ्फर जी और नकलीपन से दूर है, जैसा है एकदम खाटी चीज है। जो भी है, नकलीपन उन्होंने कहीं भी नहीं लिया है किसी भी कहानी में, ये एक बहुत अच्छी बात है। उनका ये संग्रह उनकी अभिव्यक्ति कला का तो उदाहरण है ही, और विविधतापूर्ण, उन्होंने विविध विषय लिए हैं तो कहानियां विविधतापूर्ण है, और दृष्टिकोण बहुत ही सुलझा हुआ है। और क्योंकि उनका दृष्टिकोण सुलझा हुआ है, इसलिए वो कहानियों में जो समझौते हैं, जो सुझाव हैं, वो बड़े ही सुंदरता से उन्होंने उसमें सम्मिलित कर दी है। आशा है भविष्य में ऐसी और कहानियां सामने आएंगी, पाठक इसे पढ़ें और स्वयं परखें। आने वाले समय में और कहानियां हमें पढ़ने को मिलेंगी। हार्दिक मंगल कामनाएं और बहुत बहुत आपको बधाई। इतनी सुंदर कहानी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय नीलिमा रंजन दीदी, आपने इतना सुंदर वैदुष्य से भरा अपना वक्तव्य दिया, और इतनी संवेदनशीलता से इस कहानी संग्रह को पढ़ा और उसके संवेदनशील पक्षों को सामने रखा।
तो ये मुजफ्फर जी की कहानियों पे इस तरह की परिचर्चा दो दो हमने दो समीक्षाओं को सुना, और दोनों ही समीक्षाएं अपने स्तर पर बहुत उम्दा रही। इस जो हमारा जो कार्यक्रम का जो मकसद था कि एक जो कहानी संग्रह है युगांतर, उस पे एक सार्थक बातचीत हो। एक कहानीकार ने अगर एक कहानियों को लिखा है, किताब कुछ सोच समझ कर एक लेखक लिखता है, तो उस कहानियों पर परिचर्चा होना बहुत आवश्यक है, उस पर बातें हों, ये बहुत आवश्यक है। पाठकों तक पहुंचे, दर्शकों तक पहुंचे किताबें, और किताबों को लोग आगे पढ़ें। और जैसा बताया गया है, आपने बताया बार बार कि इसमें एक समाज को की मिट्टी को जोड़े रखने की कोशिश की गई है इनकी कहानियों में, जैसा मैंने समझा आप लोगों की बातचीत से, और जैसा मैंने भी पढ़ी है किताब को। तो उस पर बातचीत करने के लिए अब मैं आदरणीय मुजफ्फर सिद्दीकी जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर आने के लिए, क्योंकि अब तक मैंने उन्हें सबका साक्षात्कार लेते हुए देखा है। आज उनकी बारी है कि उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाए और वो जवाब दें हमें कि कहते हैं जो लिखेगा वो कैसे बचेगा। तो जो लेखक है उसकी भी उसको उसे आशा की जाती है कि वो जो अपने लेखन कला के विषय में बताए और क्यों लिखा उसने, कैसे लिखा, इस सब पर अपने अपने पाठकों के, अपने दर्शकों के इसके प्रश्नों का वो जवाब दे, उसके जवाबदेही बनती है। तो मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम में जो हमारे नायक हैं, हमारे जो लेखक हैं पुस्तक के युगांतर के, आदरणीय मुजफ्फर इकबाल सिद्दीकी जी, कृपया मंच पे आए। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो आपका पहले हार्दिक स्वागत है मुजफ्फर जी। हमने बेहतरीन समीक्षाएं देखी हैं अभी, और आप अपनी लेखकीय यात्रा के विषय में हमें अवश्य बताएं कि आपने लिखना कैसे शुरू किया, और आगे जो भी आपके मन में जितनी बातें हैं, एक अच्छी परिचर्चा हुई है, आप अपनी बातों को हमारे समक्ष रखें। स्वागत है जी। वो बहुत शुक्रिया आदरणीय रानी सुनीता जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संजीव कुमार जी का शुक्रिया अदा कर दूं कि उन्होंने एक इतना अच्छा मंच आयोजित किया है। हाँ, आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी, आदरणीय नीलिमा जी, रानी सुनीता जी, विनीता जी, भावना शुक्ला जी भी आ गई है। मेरा सौभाग्य है कि वो कई बार मैं इसरार करता हूँ और वो नहीं आ पाती। शकुंतला मित्तल जी हैं, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ BHL के ऑफिसर सुभाष दुबे जी हैं हमारे साथ, और वो मेरे एक तरह से गुरु भी हैं। मेरा उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहता है, और ये एक संयोग है कि मैंने उन्हें मुझे लगा कि सर को लिंक भेजे हैं, और वो सर वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और सभी हमारे साथ सरिता बघेला जी भी हैं, और सभी हैं। सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। रही बात, मैं एक दिल की बात कह दूं, फिर आपकी बात का जवाब दूं, अगर इजाजत दे तो। हाँ, इजाजत है, आज आपका दिन है, आप जरूर बताएं जी। अपनी। तो अभी काव्य चौपाल में यूं ही बैठे बैठे रानी सुनीता जी ने बोला कि आपकी कहानी संग्रह पे चर्चा करवानी। तो मैंने कहा कि मैंने दिल में सोचा कि क्या वो इस लायक है कि उस पर चर्चा की जाए। और एक डर सा अंदर से महसूस हुआ कि अरे उसके ऊपर चर्चा होगी। फिर मेरे दिल में ये सवाल उठा कि जब हमने उसको लोकार्पित कर दिया है तो चर्चा तो होनी है, उसके ऊपर कोई ना कोई पढ़ेगा और कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। और मैंने विनीता जी से भी बोला था कि शुभ शुभ बोलना भैया। तो ये बोली कि नहीं, मैं तो बहुत कड़वा बोलती हूँ और तुम आप सतर्क रहना, तो मैं बख्सूंगी नहीं वहां पे। तो मैं और डर गया। और आदरणीय नीलिमा जी तो है ही विदुषी, तो मैंने कहा कि यार आज तो जो है बहुत कुछ होना है। और मैं भूल भी गया था। फिर रानी जी ने बोला कि मैं कुछ सवाल करूंगी, तो मैंने कहा कि वो किताब लिख के तो मैं भूल गया कि वो कौन सी कहानियां लिखी थी, कैसे लिखी थी, क्या लिखी थी। अब तो कुछ नई चीजें चलने लगी हैं। तो चलिए, इस बहाने सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आपका ये सवाल कि ये यात्रा कैसे शुरू हुई। जी देखिए, हाँ, कि जरूर। ये बार बार ये बात आती है कि मैं BHL में एक साधारण कर्मचारी से बहुत सारी तरह के दौर से गुजरता रहा। मैं वहाँ एक कर्मचारी रहा, मैं वहाँ सुपरवाइजर रहा, मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव रहा, और इस तरह मेरा क्रम बदलता रहा, रोल बदलता रहा।
लेकिन पढ़ने लिखने का शौक और जौक बराबर बना रहा। हम जैसे कुछ 5-6 लोग थे जो सारी मशीनों के बीच एक टेबल कुर्सी पे, जब सरिता वनिता और ये सारी गृह शोभा ये सारी मैगजीनें आती थी, तो हम सब वहां पे थोड़ी देर के लिए, जब 7 बजे हमारा काम शुरू होता था, तो उस थोड़ी देर के लिए उस टेबल के चारों तरफ खड़े हो जाते थे और वो एक छोटी सी लाइब्रेरी बन जाती थी। और फटाफट के अब इसके बाद काम शुरू होगा तो सब वो किताबें पढ़ जाती थी। पुरानी किताबें 2 हफ्ते के लिए, नई किताब नई चीज 1 हफ्ते के लिए। तो ये इंडिया टुडे, आउटलुक, वो जमाना तो अब खत्म ही हो गया। और घर में उर्दू की खातून मशरिक और पाकीज़ा आंचल पढ़ने का बहुत शौक था। बहनें बड़ी थी तो उनको वो अफसाने पढ़ने का बहुत शौक था। और वो एक जमाना था कि छीन छीन के मैगजीन पढ़ते थे कि तुम हमने नहीं पढ़ पाई और तुमने पढ़ ली और हमें हमें पढ़ना है, ये वो, ये एक चलता था। फिर सरिता भी आ जाती थी, फिर ये भी आ जाती थी। लेकिन वो अफसाने पढ़ने का पता नहीं एक शुरू से वो चल निकला था। फिर क्या हुआ कि फिर एक मजेदार बात रानी जी आपको बताएं कि फिर मुझे जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में पहुंचा तो मुझे पढ़ने से मना कर दिया गया कि अब आप कोर्स की किताबों के अलावा अब आप कुछ नहीं पढ़ोगे। अब ये क्रम चलता रहा कि भाई अच्छे से पढ़ना है, डिप्लोमा करना है, डिग्री करना है, फिर ये सब करना है। फिर मैं ये सब जब ये हुआ तो फिर भी मैगजीन तक ही रह गया, बड़ी किताबें तो नहीं हुई। फिर नौकरी, फिर बच्चे, ये सब हो गया। फिर धीरे धीरे करके जब बच्चे सब अपने पैरों पे खड़े हो गए तो मैं डायरी लिखना जारी रखा। तो डायरी लिखने से फिर एक बार ये लगा कि वो लफ्ज अब डायरी में समाने को तैयार नहीं थे, वो बाहर निकलना चाहते थे डायरी से। तो फिर उसको कुछ, अब डायरी से बाहर कैसे निकले, तो कभी लघु कथा लिखेंगे, कभी कुछ लिखेंगे, कुछ, ये क्रम इस तरह से चलता रहा। और मेरी जो जिंदगी है वो ट्रूली मैकेनिकल जिंदगी जी मैंने, क्योंकि वो मैं मेंटेनेंस से ताल्लुक रखता था। तो वहां मशीन बिगड़ती हैं, फिर मशीनें सुधरती हैं। जैसे हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में फिर एक नया पेशेंट आ गया, फिर एक नया पेशेंट आ गया, ऐसी वहां मशीनें फिर आ गई, फिर दूसरी आ गई। तो हम लोग मशीन सुधारते। कभी मैं एज एन आर्टिजन मशीनें सुधारता था, कभी सुपरवाइजर रहता था, कभी इंजीनियर रहता था, कभी ड्राइंग लेके बैठ जाता था। तो ये सारे रोल थे। तो उसमें कहीं भी पढ़ने लिखने का बहुत कम वो था। लेकिन पता नहीं, ये जज्बातों का दोहराव चलता रहा, उबाल चलता रहा जी। जी जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत अपनी यात्रा की शुरुआत आपने इस तरह की सारे, मतलब मैं सोच नहीं पाती हूँ। जब मैं किसी, मेरी कई मित्र हैं जो डॉक्टर हैं और वो बहुत अच्छी कवित्री हैं या लेखिका हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे ये चीड़ फाड़ के बीच वो इस तरह लिख पाती हैं या सोच पाती हैं। सबसे बड़ी चीज तो लेखन के लिए दिमागी तौर पे उस ओर उन्मुख होना पड़ता है। तो उसी तरह मैं सोच नहीं पाती हूँ कि तकनीकी औजारों और मशीनों के बीच फिर आप इस तरह से दिमागी तौर पे आपने उस कथारस को बनाए रखा और इतनी अच्छी कहानियां लिखी। तो यहाँ पे मैं लेकिन एक चीज जानना चाहूंगी कि जो भी लेखक होते हैं वो क्यों लिखते हैं। आप एक लेखक हैं, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं कि क्यों, मतलब लिखना क्यों आवश्यक लगा। आप समाज को बचाए रखना चाहते हैं, जैसी आपकी कहानियां कहती हैं। आप समाज को बचाए रखना चाहते हैं इसलिए आप लिखते हैं, कि या फिर आपको लिखना अच्छा लगता है, बस आप लेखक के तौर पे आपने सोचा कि मैं लिखूंगा, मुझे लिखना है, या फिर आप समाज के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति आप इसलिए आप लिखते हैं। ये एक छोटा सा प्रश्न, मेरी उत्सुकता है। हाँ। दोनों तरह की बातें हैं उसमें। एक बात तो ये है कि जो एक कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसको बाहर कैसे निकालें। दूसरा ये है कि हम कोई राजनेता नहीं है, हम कोई धर्मोपदेशक नहीं है, हम और हम हमें समाज की भी चिंता है। तो या तो हम वहां मस्जिद के में खड़े होकर तकरीर करें, या फिर रोड पे खड़े होके अपना भाषण दें, नेतागिरी करें। अब ये दोनों काम भी हम नहीं कर पाते। तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई ना कोई संदेश तो छोड़ें, उसमें कुछ ना कुछ बात तो करें उसकी, जमाने की। कुछ हमसे कोई सीखे, कुछ हम किसी से सीखे। जी हाँ, जी हाँ।
वो जैसे कि आपकी कहानियां हैं, ये जो जीवन रेखा कहानी थी जिसमें आपने साइकिल से शुरू की फिर वापस साइकिल पे आए, सबने अपने अपने ढंग से उसका विश्लेषण किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मिट्टी में जुड़े रहने की जो कवायद होती है हमारी, कि जब आपके पास सारा कुछ एक समय कुछ भी नहीं होता, फिर सारी चीजें आ जाती हैं, फिर सब चीजों को देख कर मन इतना भरता है कि लगता है कि बस वो जो मिट्टी से जुड़ाव था, जो पुरानी चीजें थी, वही सच है। तो ये कहानी मैंने अपने उस नजर से देखा कि वापस मिट्टी से जुड़ने की बात आपने साइकिल में की। फिर आपकी जो एक कहानी है जिसमें कि हवेली की व्यथा, उसमें भी मुझे लगता है, जिसे मैंने अपनी नजर से देखा, जैसे लगता है कि वो वापस जो हम पुराने जो संबंध और मिलना जुलना सब छोड़ के अब फ्लैटों की एक संस्कृति में अकेलापन की तरफ बढ़ गए हैं, हवेलियां सब नेस्तनाबूद होती चली जा रही हैं। तो इस तरह से आपका जो एक थॉट प्रोसेस है, एक दार्शनिकता से भरा हुआ है, जैसा हमारी समीक्षकों ने भी कहा। तो मैं इन कहानियों, जितनी सारी आपने 7 कहानियां लिखी, आपकी सबसे मन के करीब कौन सी कहानी है, जानना चाहूंगी। जैसे कर्तव्य निष्ठा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिल को छूती है। हम्म। वो उसमें नासिर का जो किरदार है, हम्म। वो उसको दोराहे पे खड़ा कर देता है। वो कभी कहीं वो कहीं का नहीं रहता। और मैं शायद कहानी में बहुत अच्छे से नहीं लिख पाया उसको, या वो नहीं कर पाया कि माँ बाप भी उसका साथ छोड़ देते हैं कि तुम अपनी जिंदगी जियो, हम उस लड़की के यहाँ जाके रह लेंगे। वो चले जाते हैं उसको छोड़ के, उसको एक स्पेस दे के चले जाते हैं। हम्म। तो कहीं ऐसा लगता है कि लड़कों, बहुत ज्यादा नारी विमर्श के ऊपर लिखा गया। मुझे लगता है कि लड़कों हम्म। के साथ भी तो परेशानियां हैं। हम्म, सही बात है। उनके साथ भी तो इस तरह की हाँ, परेशानियां हैं। उनकी परेशानियों को हाँ, कौन देखेगा, कौन सुनेगा? हम्म। बीवी वहां चली गई, माँ बाप हम्म। वहां चले गए। वो तो अपना हम्म। कैरियर छोड़ के आ गया ना यहाँ पे। हम्म। वो तो सब कुछ छोड़ के आ गया। उसको लगता है कि हम्म। मैं मेरी अब वहां जैसा कि कहानी में भी है कि उसकी मर्ज बीमारियों के लिए तो डॉक्टर है, उसके खिदमतगार हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन जो उसको रूहानी तकवीत मिलेगी, जो उसकी बात को, जो उसको सामने बैठ के बात करेगा, तो वो चीज तो नहीं मिलेगी कहीं। और भाई मैं 3 भाई हूँ, 2 भाई हूँ, लेकिन मेरे साथ परवरिश करने में माँ बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर मैं क्यों बोलूंगा वो छोटा भाई वहां है, वो देख लेगा। हम्म। ये घर में आता है ना कि माँ है, उसके 2 बेटे हैं, फिर अब लड़ रहे हैं वो दोनों के, 15 दिन यहाँ रहेंगी, 15 दिन वहां रहेंगी, 1 महीने यहाँ हम्म। रहेंगी, 1 महीने वहां रहेंगी, 1 साल यहाँ रहेंगी, 1 साल वहां रहेंगी। लेकिन माँ ने तो दोनों के साथ पूरा किया है। उसकी हम्म। तो परवरिश करने में, दोनों की परवरिश करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो फिर वो कहाँ जाए? तो लड़के का भी फर्ज है, उसका भी सेक्रीफाई है। जी। ये जो आपके पात्र हैं, सबने कहा कि बिल्कुल अपने से लगते हैं। हम्म। तो लेकिन पात्रों को देखा जाए तो बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि आप रखते हैं, बड़ी तीक्ष्णता से पात्रों का चयन करते हैं, और आसपास की भी कहानियां, सरलता को उकेरना बहुत मुश्किल होता है, सरल होना सहज नहीं है, जैसा कहते भी हैं। तो आपकी कहानी में वो जो सरलता दिखती है, पात्र जो सरल से हैं, इन पात्रों को आप कहाँ से उठाते हैं, कैसे शुरुआत होती है कहानी की, ये सभी जानना चाहेंगे एक लेखक के तौर पर। अगर मैं सातों कहानियों की बात करूं तो कहीं ना कहीं उसमें 1-2 कहानियों में मैं मौजूद हूं। हम्म। और जैसे कि जीवन रेखा है, और तुम मेरी हो। मैं खुद उसमें एक मुख्य किरदार हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, रिटायर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, अब ये उम्र साथ देगी कि नहीं देगी? इस उम्र ने इतना सब कुछ कर दिया। तो ये एक सवाल तो है कि जब बेटा कहता है कि पापा बहुत दूर वॉक पे चले जाते हैं, और मम्मी थोड़ा उनको मना करो। ये है, कहीं ना कहीं घटनाएं हैं वो, अ, हम्म। वो करती तो है। और जीवन हम्म। रेखा तो मुझे लगता है कि ये हकीकत है। पोर्च में साइकिल रखी थी, बहुत दिन तक रखी रही, फिर पंचर हो गई, फिर उसको सुधरवा ली, फिर रख ली, फिर कभी चलाएंगे, फिर ये करेंगे। आखिरकार एक दिन कबाड़ी आता है, कहता है इसको बेच क्यों नहीं देती हैं आप? तो ये मुझसे पूछती है कि बेच क्यों नहीं देती है ये साइकिल। ये भी कहती है यार पोर्च में रखी है, वो जबरदस्ती जगह घेरे हुए, कार रखने में भी दिक्कत होती है, आप इसको बेच क्यों नहीं देते? तो ये यहाँ ये चीज तो चलती है। और कहीं ना कहीं है, कुछ कुछ ना कुछ तो है।
परावर्तन में भी कुछ ना कुछ तो है। जैसे कि परावर्तन आपके में जो भी कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ तो है। हाँ, जैसे परावर्तन कहानी है, जैसे जब इसे मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी पीढ़ियों को ही ब्रॉड होने की जरूरत है। अगर वो वाकई। मेंटली ब्रॉड हो तो जो आगे की पीढ़ी है वो संभल के चलेगी। ये जो उनको जनरेशन गैप है, ये जी, हमारी परेशानियों की खास वजह है। ये हाँ जो हाँ। जनरेशन गैप, हम्म अगर हम बच्चों के साथ ढल जाएं उनके अब हम ये हम्म सोच लेंगे अब हमने जितना पढ़ाना लिखाना था, जो कुछ करना था, समझाना था, वो हमने समझा दिया उसको। अब जो है ना, अब हमें ये जो कह रहा है उसके हिसाब से चलना है। ये ज्यादा एडवांस है। ये दुनिया देख रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। ये इन्होंने ज्यादा दुनिया देख ली, हमने तो बहुत थोड़ी सी देखी, भोपाल से कहीं बाहर ही नहीं निकले। इनमें ज्यादा समझ है, इनका डिटर्मिनेशन, इनका परसेप्शन, इनका ये बहुत मैच्योर है। तो अब हमें इनके अनुकूल, इनकी सोच के हिसाब से, ये भले ही हमसे कुछ नहीं बता रहे, लेकिन हमें हमें समझना है कि ये क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, और हमें वैसा करना है। शायद ये सोच के वो लिखी, क्या पता जी। मैं सही हूं नहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात है कि सभी कहानियों से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। और एक बड़ा थमा सा वो समय देखने को मिलता है जो कि भागते दौड़ते ये जो समय हमारे सामने आया है उसमें सब कुछ वैसा थमा रहे, वैसा बना रहे। ये हम सब शायद अंदर से चाहते हैं सब चीज बदले, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बचा रहे। ये हम सब के मन में रहता है। तो आप जैसा आपने शुरू में कहा कि आपको एक भय था, एक डर था, एक कि क्या कैसे बातचीत होगी, कैसे क्या होगा, कैसी समीक्षाएं होंगी। विनीता जी से बहुत लेकिन डर था। क्या होता है कि जब हम जब परीक्षा देते थे स्कूल कॉलेज में तो एक घबराहट सी होती थी। तो मेरी मेरी मम्मी कहती थी कि थोड़ा सा नर्वसनेस होना बहुत अच्छी बात है, उससे परीक्षा अच्छी जाती है। तो ये तो परीक्षा थी ही नहीं, हम सबकी बातचीत थी और बड़े ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ी। और आपने बड़ी अच्छी बातें अपनी सारी एक लेखकीय यात्रा के विषय में बताया। अब मैं चाहती हूँ कि आगे क्या लिख रहे हैं आप, कुछ उपन्यास, आगे कुछ क्या चल रहा है? हमें ये अंतिम प्रश्न मैं आपसे कर रही हूँ, आगे क्या लेखन चल रहा है? मैं क्योंकि लेखक की कलम हमेशा चलनी जी, चाहिए। अभी एक एक कहानी चल रही है, वो अधूरी सी। कहानियां बहुत सारी लिखी हैं, किसी का सर अलग है, किसी का धड़ अलग है, किसी का, अभी उसको सबको संयोजित करना है, बहुत सारे दिमाग में कुछ है। तो एक कहानी अभी चल रही है, सा वो अभी। सिद्दीकी साहब सारी कहानियों को समेटिए, एक फाइल बनाइए और मेरे पास भेज दीजिए। जी जी आप बिल्कुल तो सर, वो आप तो जैसे ही उसको कंप्लीट होती आप है तो उसको फाइल में रख रख के पका रहे कहीं हैं। कहीं उसका उपसंहार अटका हुआ है कि अब उसको क्या लिखेंगे, उसका अंत कैसा होना चाहिए। कहीं जो कुछ भी कुछ आपने लिखा आपने दो ही प्रकार से लिखा जी होगा, या तो अच्छा बिल्कुल होगा सर, या आप बहुत अच्छा होगा। आपकी खिदमत में खराब तो हाजिर होना ही करता है। हूँ। जी जी। और सबसे बड़ी बात अभी आप दोनों ने जो एक बात कही है कि खासतौर से वनिता जी ने उसकी बात कही, जो कर्तव्य निष्ठा की, कि वो आखिर में अजरा क्यों आ जाती है, इसके ऊपर मेरा बहुत अच्छा मुझे लगा, और मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। और आप दोनों इस बात में, ये एक दोनों का कॉमन वो था कि कहीं कहीं दर्शन बहुत ज्यादा हो गया, भूमिकाएं बहुत लंबी बन गई हैं, और वो एक रॉ में कलम चलती गई और वो लिखते गए, तो उससे कहीं ना कहीं कथानक प्रभावित हुआ है। तो आगे जो कहानियां लिखूंगा उसमें उन बातों का ध्यान रखूंगा। आपने हवेली का नहीं पूछा मुझसे, और मैं चाहता हूं कि मैं हवेली के बारे में बताऊं। जरूर बताइए कृपया, प्लीज। हम्म जब आप लिली टैगीज से, जो आजकल डीमार्ट है, उससे हम्म आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो वो उसमें लिखा है कि जब रोड हल्की सी सड़क बल खाती है, तो वहां पे एक हवेली थी। हम्म वहां जहांगीराबाद में, जहां मुर्गी बाजार है, उसके पास में एक पस्ता इमारत है। तो मैंने पूछा कि ये सारी आबाद हो गई, सब कुछ आबाद हो गया, ये इमारत यहाँ ऐसी क्यों है? मैंने तो खैर उसमें कहानी में उसको ऐसा कर दिया कि वो जेसीबी आ गई और वो कर दिया, लेकिन वो इमारत अभी भी है। कहानी में हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं ना कुछ। तो मैंने पूछा हम्म कि ये किसकी है, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत ही धनाढ्य परिवार था, वो यहाँ रहता था, और उसकी उन्होंने फैक्ट्रियां खोल ली, ये खोल लिया, वो खोल लिया, और वो लोग अब यहाँ नहीं रहते, शहर में रहना पसंद नहीं करते वो लोग। मैंने बात की बातें तो उसमें जमाई हैं, लेकिन वो मैन तो वो हवेली है जिसने प्रभावित किया है। और वो सुबराती, मैं समझता हूँ मैं बन गया था वहां पे थोड़ी देर के लिए। तो वो है हकीकत में, वो आप जब निकलेंगे ना वहां से,
न्यू मार्केट की तरफ हाँ जाएंगे जहांगीरबाद में, तो देखिएगा एक हवेली नुमा इमारत वहां अभी भी मौजूद है। बाकी तो मैंने फिर कल्पना की है। तो बहुत बहुत प्रभावित खूबसूरत। हो जाते हैं कभी किसी चीज को देखकर। जी हम्म। जी चलिए। हाँ, तो इसी तरह लेखक की कलम आगे बढ़ती है और कहाँ कौन सी चीजें, कौन सी बातें मन को टच कर जाए, मन को छू जाए और उस पे कलम चल जाए और कविता बन जाए, कहानियां बन जाए। तो यही तो हमारी निधि है। हम आपकी, आपने जो इतना 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 सुंदर लेखन किया है, युगांतर, ये किताब मेरे पास भी है और बड़ी इसका जो आया है संकलन, मतलब कहानियां जो है बहुत अच्छे ढंग से ये प्रस्तुत की गई हैं। किताब भी बहुत सुंदर है। इसमें मैंने देखा कि कांता रॉय जी का भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है आपके लिए, और किताब भी बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई है। तो मैं अब कार्यक्रम ये अपने अंतिम चरण में आ चुका है और एक बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत सब लोग उपस्थित रहे। मैं इस कार्यक्रम के अंत में इस हमारे अध्यक्ष आदरणीय संजीव जी, हमारी दीदी संतोष दीदी, नीलिमा दी, हमारी समीक्षक, और विनीता जी, इन सबका आभार है। मुजफ्फर जी, आप तो, आपकी किताब के इर्द गिर्द ही चर्चा थी, तो आपका तो बहुत आभार है कि इतना अच्छा लेखन किया जिस पर हम सबने इतनी बातचीत की। और इसके साथ साथ आप सभी जो हमारे आदरणीय हैं, हमारे पाठक हैं, हमारे दर्शक हैं, जो भी आदरणीय आप सब हमारे सामने उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है, ये कार्यक्रम अपने समय के अनुसार, अपने जो 1.5 घंटे का वक्त था उसमें संपन्न हो गया। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और आप कार्यक्रम यूं समाप्ति की आप यूं कहिए कि कार्यक्रम करती हूँ। सारगर्भित रहा और अब अपने समय के अनुसार पूरा हुआ। जी, जी, बहुत बधाई, बहुत हार्दिक बधाई, बधाई मुजफ्फर जी। बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत इतना बहुत सुंदर आभार। कहानी और मुझे संग्रह। तो बहुत बधाई किताब आपको। मेरे किताब अंदर और पढ़ना बहुत सारे चाहिए। आपका तासुरात आ रहे थे साक्षात्कार जब ये बहुत वक्त अच्छा करें। था। आपके जवाब सुनने में हमें बहुत आनंद आया। प्रश्न भी जी, रानी जी ने बहुत अच्छे पूछे और आपने जवाब धन्यवाद बड़े दीदी। मजेदार दिए। बहुत बहुत अच्छा बहुत था। बधाई मुजफ्फर। सिद्दीकी आप जी, पढ़ना आभार। चाहेंगे सिद्दीकी मुजफ्फर जी, जी? कल से फाइल वाला कार्यक्रम शुरू करें। जी जी परसों। बिल्कुल, आपके सर, आपके पास भेजता हूँ सर। बहुत सारा मटेरियल है, भेजता हूँ सर। और जी इस बार बहुत। इंडिया नेट बुक से प्रकाशित करवाइए आप। जी जी जी। ठीक है, चलिए, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई धन्यवाद सभी। बहुत सबको, धन्यवाद। सबको नमस्कार। नमस्कार। सबको ओके नमस्कार। दीदी, शकुंतला दीदी, नमस्कार। नमस्कार, सभी को प्रणाम, प्रणाम। सबको प्रणाम दीदी। शकुंतला दीदी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बहुत शानदार संचार। नमस्कार दीदी। हाँ।